कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर एकेडमी को और करें अपने GPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आइए अक्षर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज हम इतिहास पढ़ना शुरू करें। इतिहास को हम बड़े सरल तरीके से पढ़ेंगे और इसके जो है सबसे पहले जो इतिहास में अपन देखते हैं, सरल टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे, शुरुआत से ही देखने की कोशिश करेंगे। अगर विभाजन के आधार पर अगर आप देखें कि इतिहास का विभाजन किस आधार पर किया है, तो सरल विभाजन के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इतिहास का विभाजन किया गया है, हमें क्या क्या पढ़ना होता है इतिहास में, भारतीय इतिहास में। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है कि जो भारतीय इतिहास के बारे में है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहा जाएगा, तो हम इतिहास उस सब्जेक्ट को कहते हैं, उस घटनाओं को कहते हैं जिनमें अतीत की घटनाओं का अगर क्रमबद्ध अध्ययन करना हुआ। क्रमबद्ध करने का मतलब तात्पर्य है क्रम से, मतलब डेट वाइज अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो हम अब उससे क्या कर सकते हैं, अतीत। अतीत मतलब जो घटनाएं बीत चुकी हैं, उन अतीत की घटनाओं का अगर हम डेट वाइज लगातार अध्ययन करते रहें, उनको अपन क्या कर सकते हैं, इतिहास कह सकते हैं। इतिहास के जनक माना जाता था हेरोडोटस को। हेरोडोटस नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्हें इतिहास का जनक माना जाता है। याद रखिएगा, हेरोडोटस नहीं है बल्कि वो हेरोडोटस है, हेरोडोटस नहीं है। ठीक। नर वानर, जिसे प्राइमेट्स भी कहा जाता है, नर वानर जो मतलब सबसे मानव के रूप में पहला अगर कोई जीव, मानव जैसा कोई जीव जो उत्पन्न हुआ, उसे अपन प्राइमेट्स के रूप में जाना जाता है। ये सबसे पहले कहाँ जन्म हुआ, इसका जन्म हुआ अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व। 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व जो है, ये पहला मानव जन्म लिया। मतलब अगर कोई आदमी पहली बार पैदा हुआ है तो वो कहाँ पैदा हुआ है, वो अफ्रीका महाद्वीप में पैदा हुआ है। मैं आपको एक बार और बता दूं कि मानव का जन्म अगर प्रारंभिक तौर पर अगर देखा जाए तो वो अफ्रीका में पहला उसका क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है, यानी अफ्रीका में पहला आदमी के कंकाल वगैरह मिलते हैं। लेकिन मानव जाति का अगर विकास के बारे में बात करें तो वो कहाँ हुआ है, एशिया महाद्वीप। हमारे एशिया महाद्वीप में मानव का विकास हुआ है। तो जो नर मानव यानी पहला मानव अगर जन्म के बारे में कहा जाता है, पहला मानव कोई व्यक्ति पैदा हुआ होगा या पहला साक्ष्य मिला है या पहला सबूत मिला है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में मिला है। वो कब मिला है, लगभग 50,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व जो है ये हमको अफ्रीका महाद्वीप में मिला है। जबकि उनका पालन पोषण और सभ्यता वो कहाँ सीखा है, एशिया महाद्वीप में। ठीक। तो इसलिए कहा भी जाता है कि अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। मानव जाति का क्या कहा जाता है, पालना। बच्चा झूलता है ना, जहां पैदा होगा वहीं झूलेगा, तो मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान रहे। फिर इतिहास के विभाजन को अगर आप देखेंगे, टाइमिंग के हिसाब से 3 विभाजन है। प्राग ऐतिहासिक काल, सबसे प्राचीन वाला, सबसे पुराना वाला। प्राग मतलब होता है प्राचीन, ऐतिहासिक का मतलब होता है ऐतिहासिक। जो सबसे पुराना इतिहास होगा वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाएगा। दूसरा जो होगा वो आद्य ऐतिहासिक कहलाएगा और तीसरा कहलाएगा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और आपका प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में बेसिक अंतर क्या होता है, आसानी समझिए। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य बहुत सारे मिले हैं, फावड़ा मिला है, दरी मिला है, खरबी मिला है, सब चीज, बहुत सारी चीज मिला है, लेकिन कोई ऐसा सामान नहीं मिला है जो कैसा कह सके, लिखित वाला हो। कोई भी ऐसा सामान नहीं मिला जो लिखित वाला हो। इसका टाइमिंग कहां से कहां तक है, 5 लाख साल से ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, यानी सिंधु घाटी के सभ्यता के आसपास। ठीक। तो प्राग ऐतिहासिक में क्या याद रखना है, ये याद रखिए कि कोई भी लिखित साक्ष्य इसका मिला ही नहीं है। साक्ष्य बहुत सारे हैं, साक्ष्य क्या करना है, बहुत सारा ध्यान रखना है कि साक्ष्य बहुत सारे मिले हैं, लेकिन कोई भी लिखित साक्ष्य, उस समय आदमी पढ़ना लिखना थोड़ी ना जानता था। उस समय आदमी जो है पढ़ना लिखना नहीं जानता था, खाना बदोश रहता था, पढ़ता लिखता नहीं था। तो पढ़ता लिखता नहीं था, प्राग ऐतिहासिक काल में रहता था, वो जंगल में रहता था, तो कोई किताब थोड़ी ना लिखेगा, कॉपी लेके थोड़ी ना घूमेगा। तो वो प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य इनका उपलब्ध नहीं होता था। दूसरा जो काल था आद्य ऐतिहासिक काल, ये ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है, ये काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ना नहीं जानते। हम लोग आज तक उसको अनुवाद नहीं कर पाए, आज तक अपन डिकोड नहीं कर पाए। तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था कि वहां के लोग लिख तो दिए, भाव चित्रात्मक था,
लिख तो दिए, लेकिन हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए कि वो लिखा क्या है, उसमें क्या लिखे हैं, अपने किताब में वो लोग क्या लिखे हैं, हमको आज तक पता नहीं चला। तो ये जो प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और यहां भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन वो क्या नहीं किया जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। पढ़े नहीं जा सका तो कैसे जानेंगे क्या हो रहा था, क्या सबूत था। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखे भी हैं और हम लोग उसको पढ़े भी हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है और उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो इतिहास का 3 विभाजन, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन हम लोगों ने पढ़ नहीं पाया। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, हमने पढ़ा भी है और आज भी अपन पढ़ रहे हैं। अब प्रागैतिहासिक काल का भी 3 प्रकार का विभाजन है। प्रागैतिहासिक का कितना विभाजन है? 3 प्रकार का विभाजन है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण मतलब सबसे पुराना वाला पाषाण काल का, प्रागैतिहासिक का पाषाण काल आ गया। तो पाषाण काल का सबसे पुराना वाला जो भाग होगा, सबसे पहला वाला जो भाग होगा, सबसे पहला वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? पूरा पाषाण काल या पाषाण काल से पहला वाला भाग, यानी पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का मतलब क्या होता है? पाषाण काल के पहले। तो पाषाण काल के पहले वाला पूरा पाषाण काल और पाषाण काल के बीच वाला जो रहेगा वो मध्य पाषाण काल। पाषाण काल का कौन सा भाग है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल के इतिहास के 3 भाग, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब प्रागैतिहासिक के भी 3 भाग हैं। एक पूरा पाषाण काल, इसको पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण। नवा पत्थर का खोज कर रहे थे, चक्का खोज रहे थे, तो नव पाषाण काल। पत्थर वाले का बीच का टाइम है तो मध्य पाषाण काल, पत्थर वाले से पहले वाले का टाइम है तो पूर्व पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल पत्थर वाले वो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक है। कहां से कहां तक है? 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य वाला 10,000 से लेके आपका 7,000 तक है। और नव पाषाण काल जो है वो 7,000 से लेके वो है 2500 तक। और 2500 के बाद आ जाता है आद्य ऐतिहासिक। तो ये वाला टाइमिंग जो है वो 5 लाख से शुरू होता है और कहां खत्म होता है? 2500। 2500 के बाद ये आद्य ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। ठीक, तो प्रागैतिहासिक का 3 भाग, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल जो सबसे पुराना वाला पत्थर वाला काल है, उसका भी 3 भाग है। याद रहेगा? पहला देखे हमने इतिहास के प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक के 3 भाग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल भी 3 भाग का है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण का पहला वाला भाग निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा वाला भाग मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा वाला भाग उच्च पूरा पाषाण काल। जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो 5 लाख से 50,000 इसी के बीच रहेगा। 5 लाख से 10,000 के बीच रहेगा, क्योंकि पूरा पाषाण काल का टाइमिंग है। तो 5 लाख से लेके 50,000 तक का निम्न पाषाण काल और 50,000 से 40,000 तक का ये मध्य पाषाण काल और 40,000 से 10,000 का जो काल है उच्च पाषाण काल है। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल ही सबसे बड़ा है। प्रागैतिहासिक काल का देखो 5 लाख से 2500 काल टाइमिंग तक, 5 लाख से 2500। ये प्रागैतिहासिक का 3 भाग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल भी 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये याद रहेगा। आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक में इतिहास काल के 3 भाग, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक के 3 भाग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण के भी 3 भाग, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये है इतिहास का विभाजन इसका, प्रागैतिहासिक का। दूसरे नंबर पर आते, इसमें अपन सिर्फ पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक स्रोत वगैरह पतन उत्तन का कारण, इसमें अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। और तीसरा जो ऐतिहासिक काल है वही मेन इतिहास है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि ये जो ऐतिहासिक काल है आप प्राचीन भारत से पढ़ाओगे ना? तो प्राचीन भारत से पढ़ाने का मतलब नहीं, हम उससे भी पहले पढ़ा रहे हैं। हम उससे भी पहले पुराना वाला इतिहास पढ़ाएंगे। ऐतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास काल, फिर मध्य प्राचीन इतिहास काल इसका हिस्सा है, ऐतिहासिक काल का हिस्सा है। ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल, ये सब पढ़ना है, मौर्य काल वगैरह। मध्य पाषाण काल, मुस्लिम साम्राज्य वाला सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, राजपूत वगैरह पढ़ेंगे। और आधुनिक काल
यूरोपियों के आगमन के बाद से पढ़ेंगे, आधुनिक काल। और इसके बाद समकालीन इतिहास भी एक होता है, आजादी के बाद अभी साथ साथ में कल परसों तक जो चल रहा है वो ऐतिहासिक है। तो ऐतिहासिक काल के कितने भाग होते हैं? 4। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल और एक समकालीन, जो आजकल भी चल रहा है। समकालीन तत्कालीन घटनाओं में 2-4 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, जैसे इंदिरा गांधी का टाइम, राजीव गांधी का टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम, ये सब तो समकालीन इतिहास है। ये समकालीन, तो इतिहास का इतना विभाजन होता है। आइए फिर उसके आगे देखते हैं कि जो हमने पूरा पाषाण काल के जो 3 भागों में बांटे थे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक, हम उसके आगे देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल था वो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक बटा हुआ था। कहां से कहां तक बटा हुआ था? 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल, जो पाषाण काल का पुराना वाला भाग है, वो बटा हुआ था। वो भी कितने भागों में बटा हुआ था? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल जो है वो 5 लाख से 50,000 काल के बीच का टाइमिंग है, जिसे अपन कहते हैं सल्क संस्कृति। सल्क का मतलब होता है छाल। सल्क का मतलब क्या होता है? छाल, जो उससे सल्क निकलते हैं। तो छाल का प्रयोग, पेड़ों की छालों का प्रयोग लकड़ी के रूप में इस्तेमाल, ये सब किया करता था मानव। इसीलिए इस संस्कृति का क्या बोलते हैं? सल्क संस्कृति। आग का प्रयोग समूह में शिकार और भोजन संग्रह करने का काम किया करता था। आग का प्रयोग, अब छाल जो है जल्दी जलेगा ना आग में, तो आग का प्रयोग कहां शुरू हुआ? सल्क संस्कृति में 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। इसमें टाइमिंग में मनुष्य क्या करता था? एक साथ पहले सिंगल एक एक करके जाता था शिकार करने के लिए। लेकिन निम्न पूरा पाषाण काल में जो आदमी हुआ करता था वो समूह में जाने लगा। एक के बजाय 2 लोग समूह कर लेंगे, क्योंकि शेर, चीता, भालू रहते थे, एक आदमी उसको नहीं सकता था, तो 2 लोग मिलकर उसको करने लगे, 3 लोग उसको मिलकर क्या करने लगे? शिकार करने लगे। मतलब उस समूह में शिकार करने लगा और शिकार को पका कर खाने लगा। स्वाद मिल गया कि अच्छा टेस्ट लग रहा है पका कर खाने में, तो आग का प्रयोग करने लगा। और साथ में ये समझ में आने लगा उसको कि अगर वो घूमता रहेगा, बार बार इधर उधर आते जाते रहेगा, तो उसको भोजन का जरूरत पड़ेगा। मौसम बदलेगा तो भी भोजन का जरूरत पड़ेगा। तो अब भोजन का संग्रह करना भी क्या कर लिया? वो सीख गया। तो निम्न पूरा पाषाण काल जो है वो 5 लाख से लेके 50,000 काल के टाइमिंग का है। अब इसे क्या बोलते हैं? सल्क संस्कृति कहा जाता है। आग का प्रयोग समूह में शिकार, मिलकर शिकार करने लगा और भोजन करने लगा। और इसका पहला प्रमाण जो मिला है वो मिला है पल्लव रन। कहां मिला है? पल्लव रन। ये कहा? मद्रास में। मद्रास के वो किनारे में जो है वो तमिलनाडु साइड नीचे में वो पल्लव रन नाम का जो जगह है मद्रास का, वहां क्वार्टजाइट का कुल्हाड़ी मिला है। क्वार्टजाइट पत्थर का एक होता है, उसमें एक कुल्हाड़ी मिल गया। दूसरा होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में हथनौरा नाम का जो जगह है वो आदमी का खोपड़ी मिला है। आदमी का पुराना खोपड़ी निम्न पूरा पाषाण काल में यही मिला है, हथनौरा नाम के जगह में, वो होशंगाबाद के पास है। और बहुत सारा अगर एक जगह देखा जाए तो कौन कौन सा जगह है? भीमबेटका और ये नर्मदा घाटी। नर्मदा नदी यहीं से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, तो भीमबेटका और नर्मदा घाटी दोनों मध्य प्रदेश में। ये निम्न पूरा पाषाण काल के क्या है? स्थल है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का एक जगह है बेलन घाटी, बेलने वाला बेलन घाटी। तो बेलन घाटी कहाँ है? बेलन घाटी ये मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला पता है। और सोहन घाटी वो पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र में, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में कहा है सोहन घाटी। तो कौन कौन सा जगह है यहाँ पर? एक पल्लव रन, मद्रास का पल्लव रन है जहाँ क्वार्टजाइट का कुल्हाड़ी मिल गया, और एक आपका हथनौरा होशंगाबाद का है जहाँ मानव की खोपड़ी मिल गई, सबसे पुराना खोपड़ी यही है। और एक अन्य और स्थलों में अगर भीमबेटका, नर्मदा घाटी दोनों मध्य प्रदेश में, और बेलन घाटी कहाँ है? मिर्जापुर में, और सोहन घाटी है पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में। तो निम्न पूरा पाषाण काल का ये सारा चीज था। और दूसरा निम्न पूरा पाषाण काल के बाद अगर 5 लाख से 50,000 और 50,000 से 40,000 तक देखा जाए तो ये मध्य का कहलाता था, मध्य पाषाण काल। पाषाण काल का बीच वाला स्थल मध्य पाषाण काल कहलाता था, और इसका टाइमिंग कितना था? 50,000 से 40। इसको बोलते थे फलक संस्कृति। फलक संस्कृति काहे बोलते थे इसको फलक संस्कृति? क्योंकि इसमें औजार जो थे ना विशेष टाइप के थे, जैसे बेधनी, खुरचनी, चौड़ा चौड़ा होता है, फलक टाइप का होता है। फलक मतलब चौड़ा चौड़ा, तो ये फलक वाला जो होता था, इसलिए इस संस्कृति को क्या बोल देते थे? फलक संस्कृति काटते थे। और इस काल में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली बार अगर कोई जानवर आदमी ने पाला है तो किसको पाला है? कुत्ते को पाला है। कुत्ता बड़ा वफादार हुआ करता था,
तो कुत्ता का जो पालन किया और शिकार में भी बड़ा मदद किया करता था, तो कुत्ता का पालन करता था और साथ में क्या करता था, इसीलिए इस मध्य पाषाण काल में इस कुत्ते का पालन शुरू हुआ। औजार किसके, फलक वाले थे, इसलिए फलक संस्कृति कह दिया गया। इसका भी क्षेत्र कहाँ है, नर्मदा घाटी, सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी दोनों कहाँ है, वो आपका मध्य प्रदेश में। इसको अपन बोल सकते हैं भीमबेटका और आदमगढ़। कई बार पूछा जा चुका है कि मानव के, आदि मानव के प्राचीन रहवास कहाँ थे, तो भीमबेटका में रहते थे। हमारे छत्तीसगढ़ में भी रहते थे। छत्तीसगढ़ का क्या कौन सा, सिंगनपुर कबरा पहाड़ वाला जो क्षेत्र है, वहां पर भी आदि मानव रहते थे। तो ये आदमगढ़ और भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश का नर्मदा घाटी, सोन घाटी भी पूछ सकता है आपसे। तो एक कुत्ता का पालन हुआ करता था। और एक है मिर्जापुर का जो बेलन घाटी था, वो यहाँ पर भी मध्यकाल में। अभी इस टाइम में रहेंगे तो इस टाइम में भी तो लोग रहेंगे ही ना, तो उस वहां पर कहां पर आपका भीमबेटका, नर्मदा घाटी में भी निम्न पूरा पाषाण काल के लोग भी रहते थे, मध्य पाषाण काल के भी लोग रहते थे। आपका बेलन घाटी में भी आपका निम्न पूरा पाषाण काल के लोग भी रहते थे और ये मध्य पाषाण काल के लोग भी रहते थे। तो इसको याद रखना है कि निम्न पूरा पाषाण काल सल्क संस्कृति होता है। पहली बार आग का प्रयोग सयुग में शिकार करते थे और भोजन संग्रह करते थे। पल्लव और हथनौरा और भीमबेटका वगैरह जो क्षेत्र है वो मध्य पाषाण काल को उसको फलक संस्कृति कहते थे। कहा है कि इनका फलक जैसा खुरचनी बेदनी हुआ करता था और कुत्ता का पालन शुरू किए थे। नर्मदा घाटी, सोन घाटी, इसके यहाँ पर भी प्रमाण मिले हैं। साथ में ये बेलन घाटी, मिर्जापुर में इसके प्रमाण मिले हैं। और तीसरा जो क्षेत्र था ये आपका उच्च पाषाण काल, मैंने पाषाण काल का सबसे उच्च वाला भाग, सबसे बेहतर वाला जो भाग था, ये 40,000 से लेके 10,000 तक था। इसका टाइम क्या था, 5 लाख से 10,000। ये 5 लाख से शुरू हो रहा है और ये खत्म कहाँ हो रहा है आपका 10,000 में। इसको सलक और फलक दोनों कहते थे। क्या कहते थे इसको, सलक और फलक। सल्क संस्कृति निम्न पूरा पाषाण काल, फलक संस्कृति मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल को दोनों में इसका प्रयोग करते थे, इसलिए सल्क और फलक दोनों संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होमोसेपियंस। होमोसेपियन जो सबसे बुद्धिमान मानव था, जो हमारा सबसे नजदीकी का पूर्वज था, उससे होमोसेपियंस मानव का उदय जो है ये उच्च वाले में, सबसे बेस्ट वाले पाषाण काल में होमोसेपियंस का क्या हुआ, जन्म हुआ। शैलाश्य में चित्रकारी, आदमी थोड़ा होमोसेपियंस था, होशियार था होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस जब होशियार था, गुफा में अकेले रहा करता था, और जब गुफा में अकेले रहा करता था, टाइम पास करने के लिए क्या करे, तो होमो शैलाश्य में, शैलाश्य बोलते थे गुफा को। तो गुफा के अंदर पानी बरस रहा है, गर्मी लग रहा है, धूप लग रहा है, गुफा में बैठा है, खाना पीना खाके, तो वो क्या कर रहा है, वहां पर चित्रकारी कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, फोटो बना रहा है। अब होमोसेपियंस ही कर सकता है क्योंकि यही बुद्धिमान आदमी था। तो क्या याद रखना है, सल्क और फलक संस्कृति था, होमोसेपियंस आदमी था, और ये गुफा में सैल वाली जगह पर पत्थर में बैठ के क्या करता था, चित्रकारी किया करता था। इसके भी जगह वही लोग हैं, जैसे भीमबेटका, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, वो लोग भीमबेटका में ये लोग भी रहते थे। निम्न पाषाण काल के लोग भी, मध्य पाषाण काल का, उच्च पाषाण काल। छोटा नागपुर का पाषाण एक विशेष है, ये बिहार साइड में ये लोग, छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड में, ये छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पर बाद में जब व्यक्ति चला गया, जब होशियार हो गया तब पहुंचा, इसलिए बिहारी लोग होशियार रहते हैं। छोटा नागपुर का पठार है। और विशेष हड्डी के औजार, ये लोग जो है हड्डियों के औजार का प्रयोग, हड्डी भी उस समय मिलता था, तो जानवर का हड्डी, आदमी का हड्डी नहीं हुआ करता था, जानवर का हड्डी हो गया, हाथी का दांत हो गया, ऐसे हड्डियों का प्रयोग किया करते थे। तो इस क्षेत्र में भीमबेटका में, बेलन घाटी में, छोटा नागपुर में और भी यहाँ ध्यान में रखते हैं, होमोसेपियंस मानव का उदय हुआ करता था। तो ये था आपका पूरा पाषाण काल का। तो निम्न पाषाण काल को बोलते हैं किसको, सल्क संस्कृति, आग का प्रयोग, समूह शिकार और भोजन संग्रह, पल्लव, हथनौरा और भीमबेटका वगैरह। और मध्य पाषाण काल में फलक संस्कृति बोलते हैं, काहे कि इन लोगों का फलक टाइप होता था, कुत्ता पालन करते थे। वही क्षेत्र नर्मदा घाटी, सोन घाटी, बेलन घाटी। और उच्च पाषाण काल, इसको भी क्या बोलते हैं, सलक और फलक दोनों बोलते हैं। होमोसेपियंस इस टाइम में पैदा हो गया, फोटो चित्रकारी किया करता था। भीमबेटका, बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, ये लोग इस टाइम में हड्डी के औजार का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, हड्डी के औजार का प्रयोग। ठीक, तो ये था आपका किसका, पूरा पाषाण काल का है। पूरा पाषाण काल के बाद अब अपन देखेंगे किसका, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को भी देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ करता था और नव पाषाण काल में हुआ था। तो जो मध्य पाषाण काल है उसका जो टाइमिंग होता है वो 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व है। मतलब ईसा के 10,000 साल पहले से लेके 7,000 ईसा पूर्व तक ये क्या है, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल के बीच वाला जो स्तर है वो है। और जो नव पाषाण काल है वो 7,000 से लेके 25,000। वैसे विश्व में जो है, विश्व में कब माना जाता है ये, विश्व में माना जाता है 9,000 ईसा पूर्व के आसपास। विश्व में कब माना जाता है,
9000 ईसा पूर्व के पास है, लेकिन ये भारत में इसका टाइमिंग माना जाता है कब से कब तक, 7000 से 2500। तो मध्य पाषाण काल 10000 से लेके 7000 तक और नव पाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से लेके 2500 यानी 2500 ईसा पूर्व। अब मध्य पाषाण काल को समझ लीजिए। जो मध्य पाषाण काल था यानी पाषाण काल का बीच का समय था, इसी टाइम में ये लोग जो है क्या क्या किया करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। अपना जीवन यापन करने के लिए सबसे पहले तो ये क्या करते थे, शिकार। शिकार तो बहुत पहले से करते आ रहे थे। शिकार शुरू दिन से आदि मानव अवस्था प्रारंभिक काल से शिकार करते हैं। मछली पकड़ना, मछली पकड़ना भी बहुत पहले से करते हैं। तालाब में जाते थे, मछली पकड़ते थे, भूजते थे, खाते थे। तो शिकार करते थे, शिकार के बाद मछली पकड़ना करते थे। इस समय ये लोग क्या करते थे, खाद्य का संग्रह करना मध्य पाषाण काल में, इससे भी पहले भी क्या करते थे शुरू। अब इस काल में मध्य पाषाण काल में ये लोग करना शुरू कर दिए पशुपालन। पशुपालन सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ये क्या किए हैं, शुरू किए हैं। तो पशुपालन के लिए दो जगह का नाम पूछता है, हमेशा दो जगह में पशुपालन याद रखना है। ये है बागोर, ये राजस्थान के एक क्षेत्र है बागोर, और दूसरा है आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है आदमगढ़। यहाँ पर पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ये बार बार पूछता है, क्या क्या पूछता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले, तो बागौर राजस्थान पशुपालन के प्रमाण और आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश से दोनों पशुपालन के हुए। ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मध्य पाषाण काल में पशुपालन पहली बार प्रारंभ किया गया। दूसरा, शिकार और मछली पालन तो ये पहले से करते आते थे, इस टाइम में भी करते रहे। मानव के अस्थि पंजर, खोपड़ी इससे पहले मिल चुका था, खोपड़ी इससे पहले मिल चुका था। मध्य पाषाण काल में पूरा अस्थि पंजर यानी पूरा शरीर मिला, खोपड़ी के साथ साथ पूरा शरीर मिला, हड्डी का पूरा हाथ वाथ का, पैर वैर का, छाती का, ये पूरा अस्थि पंजर किस काल में मिला है, मध्य काल में पूरा मानव का अस्थि पंजर पता चलता है। तीसरा, मिट्टी के बर्तन, ये लोग क्या करते थे पहले, छाल वाल में, पत्ता में, दोना में ऐसे बना बना के सामान रखा करते थे, हड्डी उड्डी का औजार बनाते थे। इस टाइम में ये लोग मिट्टी को सान सान के मिट्टी का पार्ट यानी मिट्टी के बर्तन यानी मृत भांड बोलते हैं। ये कहाँ मिला पहले, सराय नाहर राय, ये उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय। पहले हाथ क्या बनाए रहे होंगे, छोटा सा थाली, फिर छोटा सा थाली को धीरे धीरे बड़ा करते 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 फिर क्या बना दिया, मटका बना लिए ऊपर करते करते। इस तरह मिट्टी का बर्तन धीरे धीरे क्या हुआ, शुरू किया। पहले हाथ पे रख के घूमते थे, तो इसी हिसाब से फिर क्या बना लिए, वो थाली टाइप का बना लिए। थाली बनाने के बाद धीरे 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 इसको बड़ा थाली बना लिए, परात जिसको बोलते हैं, और बड़ा बनाते गए तो धीरे धीरे क्या हो गया, घड़ा उड़ा बन गया, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बन गए। तो मिट्टी के बर्तन जो है सराय नाहर राय, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सराय नाहर राय, तो यहाँ पर ये मिलते रहे। इसके अलावा दूसरा औजार बनाने लगे। औजार भी किसका बनाते थे, अच्छा इनके औजार जो है छोटे होते थे। इनके औजार क्या होते थे, छोटे छोटे होते थे। तो छोटे को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। तो छोटे छोटे को क्या बोलते हैं, माइक्रो। इसलिए मध्य पाषाण काल को, क्योंकि इनका औजार छोटा था, इसलिए मध्य पाषाण काल को बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ माने छोटे औजार वाला युग, माइक्रोलिथ युग भी बोलते हैं। छोटे औजार कौन कौन से होते थे, हसिया, आरी, ये सब हुआ करते थे। तीर कमान छोटे छोटे, ये किससे बनाए जाते थे, पत्थर से बना लेते थे, घिस घिस के नोकीला बना देते थे। हड्डी से, हड्डी को काट काट के नोकीला बना देते थे। तो औजार तीर कमान और हसिया, आरी ये किससे बनाते थे, कोई दांत वाला, कोई गाय का दांत मिल गया, भैंस का दांत मिल गया, उसी से आरी बना ले रहे हैं तेज कर करके। तो हसिया, आरी ये सब बनाते थे, छोटे हथियार बनाते थे। और तीर कमान भी बनाते थे पत्थर से, ये जोड़ जोड़ के बनाते थे, पत्थर और हड्डी के। पत्थर में हड्डी घुसा घुसा के या हड्डी को तेज करके उसको क्या तीर कमान बना लिए, ये औजार बनाते थे। अब चूंकि पशु पालन करते थे तो पशु को लेकर दिन भर घूमते तो नहीं रहेंगे, इसलिए ये लोग क्या करने लगे, स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिए। स्थायी निवास और समाधान पद्धति, जहां पर रहते थे वहीं पर गाड़ देते थे। जहां पर उनका घर रहता था, घर के बगल में ही क्या कर देते थे, उसको गाड़ देते थे, जला देते थे। सॉरी, समाधान है तो गाड़ना नहीं होगा, जला नहीं होगा, तो ये पद्धति है, तो पशुपालन करते थे। और इसका और भी बहुत इधर उधर जो मिला हुआ है, क्योंकि शुरू दिन से ये कहाँ रह रहे हैं, भीमबेटका इलाके में रह रहे हैं। तो भीमबेटका में, पैसरा मुंगेर बिहार में और महदरा उत्तर प्रदेश क्षेत्र में भी नव पाषाण काल के औजार मिले। तो क्या ध्यान रखना है इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मध्य पाषाण काल में 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक है, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, खाद्य संग्रहण करते थे, पशुपालन करते थे। मानव के अस्थि पंजन के पहला प्रमाण मिले हैं। मिट्टी के बर्तन कहाँ मिला, ये सराय नाहर में, जबकि पशुपालन के पहले प्रमाण बागोद राजस्थान और आदमगढ़ में मिले हैं।
तीर कमान, पत्थर, हड्डी के औजार, हसिया, आरी, ये सब बनाया करते थे। छोटे छोटे हथियार होते थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ बोलते हैं। स्थायी मानव के प्रमाण मिले, क्योंकि स्थायी मानव के प्रमाण थे, वहीं पर घर के बगल में गाड़ देते थे तो स्थायी समाधान भी इनका मिलता था और पशुपालन करते थे। भीमबेटका, महदर्रा, याद रखिएगा कौन कौन सा जगह है। भीमबेटका ये है कहाँ, मध्य प्रदेश में, महदर्रा है उत्तर प्रदेश में और पायसरा मुंगेर बिहार में है। तो ये क्षेत्र में ये मध्य पाषाण काल में। वैसे ही ये कौन सा क्षेत्र है, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का मैंने टाइमिंग बता दिया आपको, 7000 ईसा पूर्व से लेके 2500 के बाद क्या शुरू हो जाता है, आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग बोले सिंधु घाटी सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक बोले तो ये लोग खाद्य उत्पादन करते थे। अब ये लोग इधर पहले पशुपालन ही करते थे, इधर संग्रहण करते थे, अब ये लोग उत्पादन भी करने लगे। ठीक है, अब पहले क्या करते थे, कंदमूल इकट्ठा करते थे, अब खुद कंदमूल लगाने लगे। अब पहले धान चावल जो होता था इकट्ठा करते थे खोज खोज के, अब ये लोग खुद उगाने लगे। अब जब खाद्य उत्पादन करने लगे तो स्थिर आवास हो गया, घर के बगल में बाड़ी लगा दिए, वहीं पर आपका लौकी उकी तुरई उरई लगा दिए, और पशुपालन तो करते थे पहले से, तो ये खाद्य उत्पादन हो गया। उत्पादन मतलब खूब उपजाते थे, ये लोग संग्रहित करते थे, ये लोग उपजाते थे इस काल में, और स्थिर आवास बना लिए, पशुपालन करने लगे। कृषि, चूंकि ये लोग जो है खाद्य उत्पादन करते थे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि खाद्य। तो ये पूछता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में कृषि के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले कहाँ, मेहरगढ़ में। ये बलूचिस्तान है, भारत से लगता हुआ एक राज्य है बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ के कृषि के सबसे पहला प्रमाण, पहला सामान वहीं मिला खेती बाड़ी करने का। और ये प्रथम अनाज का क्या था, गेहूं और जौ। सबसे पहले आदमी क्या बो रहा था, गेहूं, बहुत दिन से खाता आ रहा है, गेहूं और जौ खाते आ रहे हैं सब लोग। तो कृषि के प्राचीनतम प्रमाण आपका मेहरगढ़ में, और ये गेहूं और जौ मिला होगा, बहुत पुराना। ठीक, गर्त आवास, गर्त आवास क्या कहते हैं कि आदमी क्या करता था, घर नहीं बनाता था, घर नहीं बनाता था, गड्ढा खोदता था और गड्ढा के नीचे घुस जाता था। तो गड्ढे के नीचे जब घुस जाता है तो उसको ठंडा कम लगता है, और जो है हवा से बच सकता है, हवा अंदर नहीं घुसता है, हवा ऐसे ऊपर ऊपर चलेगा तो हवा नीचे तो घुसेगा नहीं। तो गड्ढा खोद कर क्या करते थे, गुफा टाइप के अंदर घुस जाते थे, उसी को अपन क्या कहते हैं, गर्त आवास। गर्त मतलब गड्ढा और आवास माने रहने का जगह, गड्ढा खोद के रहने का जगह गर्त आवास। ये कश्मीर बुर्ज होम में मिला है। बुर्ज होम कश्मीर का एक जगह है जहां पर गड्ढा वाला आवास यानी गर्त आवास मिला है। फिर हड्डी के औजार, ये कहाँ मिले हैं, बुर्ज होम। वही बुर्ज होम कश्मीर वाले में हड्डी के औजार, वहीं रहता हुआ गड्ढे में हड्डी का औजार भी छोड़ दिया। और इसके अलावा चिरांद में, सायण में। चिरांद और सायण कहाँ है, ये आपका बिहार में। ठीक, चावल के प्राचीन कृषि के साक्ष्य तो ये मिले मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान में। और जबकि आपका जो है चावल का पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश का कोल्डिहुआ नाम का जगह है। कौन सा जगह है, उत्तर प्रदेश का कोल्डिहुआ। इसको पूछता है, बार बार पूछता है कि कौन से चावल के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले, तो चावल के। देखो पहले ये लोग कृषि करते थे गेहूं और जौ, लेकिन चावल बाद में खाने लगे। हम लोग का मेन आहार चावल है, तो चावल का पहली बार कहाँ मिला, कोल्डिहुआ में, इसी टाइम में मिला, लेकिन पहले गेहूं जौ उगाते थे। ठीक, तांबा का कुल्हाड़ी मिल गया, मतलब तांबा का खोज करना शुरू कर दिए थे मद्रास में। वैसे तो ताम्र पाषाण काल बाद में आता है, लेकिन एक आध तो मिल गया होगा। तो तांबा के कुल्हाड़ी का मद्रास, ये कौन सा है, अतिरम पक्कम नाम का जो जगह है, अतिरम पक्कम नाम का जो जगह है, वहां क्या मिला है, आपका तांबा का कुल्हाड़ी मिला है। इस काल में पहिया का खोज हो गया। आदमी ढोते ढोते थक गया होगा तो पहिया बना लिया कि चक्का लगाएगा, और चक्का लगा के धीरे धीरे क्या करेगा, ढोतेगा, तो पहिया का खोज। और मिट्टी का बर्तन यानी मृद भांड, पहले भी मिट्टी का, आपका मध्य पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन, अभी लोग मिट्टी के मृद भांड भी मिले। मिट्टी के बर्तन को क्या बोलते हैं, मृद मतलब होता है मिट्टी, और भांड माने मतलब होता है बर्तन। तो मृद भांड मिट्टी के बर्तन भी किस काल में, नव पाषाण काल में। अच्छा, ये जब लगातार स्थायी आवास है लोग, तो एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर ऐसा बनाने लगे। तो जब कई लगातार घर बनाने लगे तो एक ग्रामीण सभ्यता, घर के बगल में घर, घर के बगल में घर, तो एक ग्रामीण सभ्यता क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। और कहाँ का प्रमाण मिला इसका, सरुतरु। सरुतरु कहाँ है, असम में। उतनूर ये आंध्र प्रदेश में भी, और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में भी इसके क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो क्या खास रखिएगा, इस टाइम में खाद्य उत्पादन करने लगे ये लोग, स्थिर आवास करने लगे। कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ में, जबकि चावल का प्रमाण कहाँ मिला है, उत्तर प्रदेश में। गर्त आवास ये पूछा हुआ है, बुर्ज होम कश्मीर में।
हड्डी के औजार बुरजोम चिरान और साड़े में, और पहिया का खोज, तांबे के कुल्हाड़ी, मिट्टी के बर्तन, ग्रामीण सभ्यता प्रारंभ हुआ आपका नवपाषाण काल में। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा टॉपिक था अपना जो प्राग ऐतिहासिक काल है। ये प्राग ऐतिहासिक काल का पूरा विभाजन था। फिर से हम एक बार बता देते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध रहता तो हम पढ़ लिख कर पता कर लेते कि आदि मानव क्या सोचते थे, लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो 3 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का भी हम 3 पार्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और पाषाण काल का दूसरा प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा पार्ट है मध्य पाषाण काल और तीसरा पार्ट है क्या? नवपाषाण काल। तो ये तरह से ये क्या हो गया आपका, ये पाषाण काल वाला जो टॉपिक है ये लगभग कंप्लीट है। अब आप लोगों को जो डाउट होगा वो बता दीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए सूचना है कि ये कोर्स जो है हमारा शुरू हो गया है, जिसमें ऑनलाइन कोर्स जो है CGPSC प्री का ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया है। और इसका जो है वो कोई भी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अक्षर एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो है आपको पूरा सिस्टम से पूरा मिल जाएगा, पूरे एक टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाएगा, लाइव क्लास अगर देखना चाहते हैं तो लाइव क्लास भी मिल जाएगा। नोट्स मटेरियल के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम अक्षर CGPSC एकेडमी है, अक्षर टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो कॉन्टैक्ट नंबर में, व्हाट्सएप नंबर में जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप में भी दिया हुआ है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, फोन करके अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो संपर्क कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। विषय के रूप में भी कौन कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं, कौन सा विषय ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो सब धीरे धीरे आपको क्या करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। तो ये 90 दिन वाला कोर्स है, 90 दिन से 100 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। इंडियन जीएस का कंप्लीट तैयारी। ठीक है, तो आइए और फर्स्ट क्लास पढ़िए। इसका गुरु दक्षिणा मात्र 1100 रुपए है। जो भी गुरु दक्षिणा के रूप में आप देते हैं वो मात्र 1100 रुपए में कंप्लीट इंडियन जीएस की तैयारी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इंडियन जीएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा करना पड़ेगा। और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए इसमें, जिन लोगों को अधिक से अधिक लोगों को क्या मिल सके, इसका फायदा मिल सके। ठीक, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।